सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का जो हमारा क्लास है इकोनॉमिक्स का, अगेन मैं आपका कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड इसमें आज टॉपिक है आपका बैंकिंग्स। सो फर्स्ट बिफोर एंटरिंग इनटू दिस टॉपिक, तो हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या है बैंकिंग और हमारा क्या है इसका बैक हिस्ट्री बैंकिंग का। तो लेट मी डिस्कस दोज थिंग फर्स्ट विद यू, देन वी विल मूव हियर। ओके, देखो गाइस, जब हम बात करते हैं ना बैंकिंग की, तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग सिस्टम का स्टार्ट का देखते हैं, तो अगर आप एंशियंट टाइम्स में चले जाओगे या फिर थोड़ा मिडिवल एरिया में आ जाओगे, तभी भी आपका एक बैंकिंग सिस्टम होता था, बट वो उतना ज़्यादा एक आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता था। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप घर में ही अपना कुछ सेविंग कर रहे हो या किसी आपने पर्सन को दे दिया एंड ऑल दिस थिंग्स, उस तरह से आपकी चीज़ें चलती थी, बट एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। सबसे पहला जो आपका एक कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपका फर्स्ट कमर्शियल बैंक अगर मैं इंडिया में बात करती हूँ, ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड कीप इट इन अ पॉइंट। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1770 में, ओके, और इसका नाम था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। So this is the bank which was started in 1770 and that is the first commercial bank. And one more thing कि इसका नाम सिर्फ बैंक ऑफ हिंदुस्तान ज़रूर था, बट आपको पता है उस वक्त हिंदुस्तान में जो था, आपके 1770 की बात हो रही है, आपके जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वो आ चुके थे, पोर्टुगीज़ थे, डच थे, बहुत से लोग इस वक्त इंडिया में आ चुके थे। तो इसको इंडियंस ने स्टार्ट किया हो, इसके चांसेस तो वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको उस वक्त स्टार्ट करने वाले जो लोग थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। दिस इज़ अ कंपनी जिसने इस बैंक को स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट बैंक वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और इसका एंड हो गया था तभी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। और दैट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप बाय द अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ओके। बट अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, तो दैट इज़ द बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड नेम इज़ द बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड स्टार्टेड इन 1770, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट आपको यहाँ प्रोवाइड कराया है, ये आपको बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। बट इस फ्लो चार्ट पे आने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे एक चीज़ की अगर हम बात करते हैं कि अब हमारा ये वाला बैंक तो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव हुए। देखिए, जब आप 1800 में आ जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स का काफ़ी अच्छी तरह होल्ड हो गया था इंडिया के ऊपर, और वो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ भी मूव कर रहे थे, नॉट फॉर द इंडियंस बट इट इज़ फॉर देयर ओन बेनिफिट, क्योंकि बहुत से ज़्यादा ब्रिटिशर्स थे जो वो इंडिया में यहाँ पर रह रहे थे, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर सेटल डाउन थी, तो उनको भी अपना जो भी वो अर्न कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी बैंक में उनको सेव करके रखना था। तो मेन पर्पस उनका कहीं ना कहीं उस तरह से रहा था बैंकिंग को ऑपरेट करने का। जो इसके बाद आपका 1770 वाले बैंक के बाद जो एक फेमस बैंक निकल कर आता है, दैट वाज द बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसका कब स्टार्ट होता है, 1806 में, ठीक है। एंड इसके बाद आपका सेकंड जो बैंक आता है एंड बैंक ऑफ बंगाल है, तो यू नो बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता वाज द फेमस प्लेस, तो कलकत्ता में ही स्टार्ट हुआ। एंड देन द बैंक ऑफ बॉम्बे, दैट इज इन द बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 1840 एंड थर्ड वन इज़ द बैंक ऑफ मैड्रास। अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो दिल्ली वाज नॉट इन द पिक्चर एट दैट टाइम, ओके। दिल्ली का था वो बहुत बाद में आपका जो है दिल्ली आया है सिनेरियो में, 1911 में जब शिफ्ट करी है आपकी दिल्ली पे, ये कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की है, आफ्टर दैट इट वाज वेरी फेमस। बट उसके बाद भी मतलब ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो उतना नहीं फेमस रहता था। बट अगर आप 1857 की आप देखते हो रिवॉल्यूशन वगैरह, तो वहाँ से हमें दिल्ली का बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है वो पता चलता है। एंड मुगल्स जो थे उनका कैपिटल दिल्ली उन्होंने बेस्ड किया हुआ था। सो दिस इज़ द रीज़न कि दिल्ली का एक जो आप देखते हो हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक रोल रहता है दिल्ली का। बट अगर आप ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखते हो ना, तो 1857 से पहले आपको बहुत ज़्यादा कोई खास दिल्ली में मिलेगा नहीं, इनका कुछ भी डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स का इंडिया में 1857 से पहले। या तो अभी आप देखोगे तो बैंक ऑफ बंगाल आपका ओपन होता है, बैंक ऑफ बॉम्बे ओपन होता है, बैंक ऑफ मैड्रास ओपन होता है, एंड 1843 तक आपका ये सब कुछ ओपन होता रहता है। उसके बाद क्या हुआ था,
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपकी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, 1921 में, ठीक है, कब 1921 में आपका ये वाला जो बैंक था, दैट इज़ ये तीनों जो बैंक थे आपके, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों का एमालगेशन हो गया था, ठीक है, 1921 में आफ्टर जालियांवाला बाग, और जब बिल्कुल आपका जो भी अपने रिवोल्यूशनरी मोमेंट थे वो बिल्कुल पीक पर थे, उस वक्त की बात है, इनको एमालगेशन हो, उस वक्त इन्होंने क्या किया था, इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके और एक बैंक बनाया था, दैट इज़ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द अदर, आपका जितना भी चीज़ें आपका बैंकिंग अगर हम पढ़ते हैं तो उसका स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, इंडिया में सबसे पहले बैंकिंग का क्या कहाँ से आया है। अब इसके बाद एक सेकंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। बिफोर इसको ना आपको रिमूविंग दिस थिंग, मैं आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ बता देना चाहती हूँ, ये स्पेस नहीं है फिर भी मैं लिखती हूँ। 1921 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया है ना, और इसी को ही आगे चल के 1955 में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, SBI। अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर उसमें दिखाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया, हाउ थिंग्स गोज ऑन इन इंडिया, हाउ द बैंकिंग कम्स इन इंडिया, ओके। सो अब देखो, आपको इकोनॉमिक्स का आज का सेकेंड क्लास है जिसमें हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ दैट वाज द नेशनल इनकम, जिसमें हमने कवर किया था GDP, GNP, LNP, NDP, और इसके अलावा आप लोगों ने देखा था कि इसमें हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब बेसिक चीज़ें देखी थी। एंड अभी उसी से हम आगे बैंकिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। बैंकिंग के बाद फिर हम इसके बेसिक जो टर्म्स हैं, CRR, CLR, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, थोड़ा सा हायर लेवल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कि आपको बताने के लिए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो खैर, नाउ अगेन बैक टू द बैंकिंग थिंग। देखो गाइस, अभी अगर हम बैंकिंग का बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले अगर हम देखते हैं आजकल जो भी हमारा एक मेन बैंक जो सब कुछ ऑपरेट करता है दैट इज़ RBI। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ है हमारा, 1935 में, ओके। मैनी ऑफ यू नो दैट कि 1935 में हमारा स्टार्ट हुआ है, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लिटिल फैक्ट्स जो आप लोगों को शायद पता भी हो, बाकी अगर नहीं पता होंगे तो लास्ट में जो मैं कंबाइंड फैक्ट वीडियो दूंगी उसमें सब कुछ मैं बता दूंगी। सो आपका RBI का जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 1935 में हुआ है। हमारे पास इसके अलावा SBI के पास अलावा अगर एक और आपसे बैंक पूछा जाता है जो कम्प्लीटली इंडियन बैंक जिसको हम बोलते हैं ट्रूली इंडियन बैंक, तो दैट इज़ द PNB, बट वी विल गो ऑन द फैक्ट्स लेटर। फर्स्ट लुक एट हियर, अभी हम बैंकिंग स्टार्ट करना है अपना प्रॉपर तरीके से। तो सबसे हमारा जो मेन बैंक है दैट इज़ द RBI। RBI हमारा 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दिस के हमारा कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है, आपका एक RBI एक्ट आता है 1934 में। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, RBI एक्ट जो आपका आया है दैट इज़ इन द 1934, ठीक है। उसके बाद आपका 1935 में आपका RBI जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। एंड देन पहले इट वॉज एन लाइक RBI जो था वो पहले एक प्राइवेट बैंक की तरह वर्क करता था, शेयर होल्डर्स होते थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में इसको एक नेशनल बैंक बना दिया गया था, ठीक है। सो इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1945, नेशनलाइज्ड, ठीक है। दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी फैक्ट्स हैं RBI के बारे में, RBI के फंक्शंस क्या है, RBI कैसे रेगुलेट करता है, बट वी विल गो ऑन दिस आफ्टर, जब हम RBI के बारे में पढ़ेंगे तब। बट पहले हम ये देख लेते हैं कि RBI इज़ द मेन जो आपका बैंक ऑफ बैंक्स है, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हैं सब RBI ही हमारा देखता है। अब अगर हम RBI को देखते हैं तो इसके अंडर हमारे दो बैंक्स आते हैं, दैट इज़ वन इज़ द शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अनदर वन इज़ द अनशेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक आपके कौन से होते हैं, ओके लेट मी करेक्ट इट, दिस इज़ नॉट हियर। RBI के अंदर आपके आते हैं शेड्यूल्ड बैंक, और एक डिफरेंट तरह के बैंक्स होते हैं आपके जिन्हें हम कहते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं आपके, जो आपके RBI एक्ट के अंदर कवर होते हैं, मतलब वो बैंक्स जो RBI के बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं,
ठीक है। अनशेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? जो आरबीआई के अंदर नहीं कवर होते हैं। लाइक अगर आप कुछ स्मॉल बैंक्स देखोगे, स्मॉल बैंक्स इन द सेंस कि अगर आप देखोगे गांव में कुछ 4-5 लोग होते हैं मिलके अपने पैसे सेविंग्स इकट्ठा कर लिया उन्होंने और उसमें से किसी को ज़रूरत है तो दे रहे हैं। एक इसको आरबीआई भी कवर करता है जिनको आप कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हो। बट अपना लोग अगर पर्सनल कुछ इस तरह का सिस्टम चला रहे हैं तो वो आपकी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, बट उनका अपना एक छोटा सा बैंक होता है। सो दैट वन इज़ द अनशेड्यूल्ड बैंक, जो आपके आरबीआई का जो है आपका थिंग्स उसमें वो शेड्यूल नहीं है। ठीक है। आरबीआई का जो सेकेंड शेड्यूल है आपका आरबीआई एक्ट का, उसके अंदर वो नहीं है। यहाँ पे ये आपका आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में स्केड्यूल और शेड्यूल व्हाटएवर यू नीड इट। सेकेंड शेड्यूल में जो आपके बैंक्स कवर होते हैं दैट आर द शेड्यूल्ड बैंक। अब ये भी आपके दो तरह के डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। प्राइवेट कमर्शियल बैंक एंड द कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर द वन जो अगर आप अपना नॉर्मल डेली उसमें आप जिस तरह के बैंक्स देखते हैं, आपने आज तक मेरे ख्याल में जितने भी बैंक्स देखे होंगे मोस्ट ऑफ देम्स आर दीज बैंक्स लाइक कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल पर्पस की तरह यूज़ होते हैं, जिसमें आप जमा करते हैं पैसा, उसके बाद उन पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको एंड आपने कुछ इसमें इन्वेस्ट किया एंड देन उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल गया। एंड अदर वन इज़ द कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसको हम एक अलग टॉपिक की तरह कवर कर लेंगे। अभी हम ये वाले बैंक्स देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। कमर्शियल बैंक के अंदर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। व्हाट आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? जो आपका पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं डायरेक्टली, और आपके इस तरह के बैंक जो आपके पब्लिक बेनिफिट्स के लिए बनाए गए होते हैं, पब्लिक के लिए बनाए गए होते हैं। गवर्नमेंट का इसमें रूल होता है। ठीक है। आपका इंडियन गवर्नमेंट का रूल होता है। जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और इसके जितने भी एसोसिएट हैं लाइक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, तो इस तरह की जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल अदर नेशनलाइज्ड बैंक आप इसमें बात कर सकते हो, पीएनबी की, कैनरा बैंक की, और भी बहुत से बैंक्स हैं। ठीक है। और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके कुछ ऐसे बैंक्स जो आपके नेशनलाइज्ड भी नहीं हैं और एसबीआई की ब्रांच भी नहीं है, बट स्टिल दे हैं और वो गवर्नमेंट ही उनको ऑपरेट करती है। तो इस तरह के आपके जो होते हैं, जैसे आपका ये ओरिएंटल बैंक वगैरह तो शायद इसी में आ जाएगा। ओरिएंटल बैंक तो ये नेशनलाइज्ड नहीं है, बट इस तरह के कुछ आपके बैंक होंगे ज़रूर। मैं देख कर बताऊँगी, इसका मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है एनी बैंक जिसका जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो और इसमें नेशनलाइज्ड बैंक ना हो। छोटे बैंक्स आप बेसिकली इसको देखोगे जो किसी स्पेसिफिक स्टेट या स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में चल रहे होते हैं। मेरे ख्याल में शायद अभी आपका एक अभी न्यूज़ में भी था एक बैंक, शायद वो इसी में आएगा, बट आई विल चेक एंड विल देन अपडेट यू। अदर वन इज़ द प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आपको पता है, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो इस तरह के एचडीएफसी हो गया, इस तरह के बैंक जो प्राइवेट पर्सन जिनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। दे आर इन द आरबीआई का, वो अपना फॉलो करते हैं प्रॉपर जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, बट दे आर ऑपरेटेड बाय, बट द ओनर ऑफ दिस बैंक्स आर अ पर्सन, नॉट इंडियन गवर्नमेंट, सम कंपनी, सम पर्सन, और इस तरह से कोई भी हो सकता है। फॉरेन सेक्टर बैंक्स आपने के वो होते हैं जो आपकी किसी फॉरेन कंपनी का बैंक होता है और जो इंडिया में आपका इस्टेब्लिश्ड हो गया होता है, इंडिया में वर्क कर रहा होता है, उस तरह की जो बैंकिंग होती है दैट इज द फॉरेन सेक्टर बैंक। ये आपको मेजरली जो मेजर सिटीज़ होते हैं उन्हीं में देखने मिलेंगे मेजर सिटीज़ में देखने को मिलेंगे, लाइक दिल्ली, मुंबई में, हर जगह ये आपको इजीली नहीं मिलते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द आपका रीजनल रूरल बैंक, दिस इज ऑल्सो नोन एज RRB। डोंट गेट कंफ्यूज विद RRB एनटीपीसी एंड RRB जेई, दिस इज द रीजनल रूरल बैंक। और ये बैंक जो होता है आपके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक एक तरह से होते हैं। ये मेनली किस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं? ये उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो बेटर वर्ड इज टू लोन प्रोवाइड कराने के लिए, जो आपके इन बैंक से, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनसे जो इजीली लोन नहीं ले सकते, जैसे आपके स्मॉल फार्मर्स हो गए, ठीक है, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हो गए, आपके स्मॉल रूरल एरिया में बेसिकली जो लोग रहते हैं, उनको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ काम के लिए चाहिए, तो वो आपके इन बैंक से लोन लेते हैं, दैट आर इन द RRB के बैंक्स में। ओके। और बाकी आपके कुछ होते हैं जो आपके बड़े फार्मर्स होते हैं या जो लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और यहाँ का लोन की कंडीशंस फुलफिल कर सकते हैं, वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही आते हैं। बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, जो आपके हाई लेवल ऑफ द बैंक्स का जो लोन है उसी कंडीशंस को नहीं फिल कर सकते हैं, उनके पास उतना कोलेट्रल नहीं है देने के लिए, वो उतना लोन
हाई इंटरेस्ट पे लोन नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये RRBs बनाए हुए होते हैं जो आपके RBI के ही रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बैंकिंग कि हमारे देश में कैसे बैंकिंग वर्क करता है। RBI है, उसके अंदर शेड्यूल्ड बैंक है, फिर कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल में पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है, रीजनल रूरल बैंक्स है, एंड देन पब्लिक डीलिंग जो है आपका मेजरली यूज होता है इंडिया में, क्योंकि इसको इंडियन गवर्नमेंट रन करती है आपके इन बैंक्स को। सो दैट इज द SBI, द अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड द अदर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल होगा तो देख के बताऊंगी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ RBI। बाकी अभी हम इसमें आगे चलते हैं, अपना RBI के फंक्शंस क्या होते हैं, एक एक टॉपिक को हम पर्टिकुलर उठा के पढ़ेंगे, लाइक ये क्या है अपना, ये क्या है, ये चीज़ों को, और बाकी के हम फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने इसमें अब देखते हैं आगे। तो गिव मी अ मिनट, लेट मी रेज ऑल दिस थिंग्स। चलिए गाइस, अब हम पढ़ लेते हैं बैंकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आपको पता चलेगा कि RBI कैसे चीज़ों को रेगुलेट करता है। बट बिफोर गोइंग देयर, फर्स्ट लेट मी टेल यू फ्यू फंक्शंस एंड फ्यू अदर डिटेल्स अबाउट द RBI, क्योंकि आपका MCQ में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो RBI नहीं करता। ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो RBI करता है, क्योंकि वो एलिमिनेट करना आसान होता है। वो पूछेगा इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो RBI नहीं करता, तो दैट विल बी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी इफ यू पीपल ज्वाइन द टेलीग्राम और एनी अदर ग्रुप एंड ठीक है। एंड गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मैं इतना लंबा नहीं लिख रही हूँ, आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग इन बिटवीन ऑफ लेक्चर, बट आप लोग सुनते नहीं हो, लास्ट की वीडियो पता नहीं देखते नहीं हो, क्या करते हो। तो खैर, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो हमारा RBI बना है दैट इज अंडर द RBI एक्ट 1934। इसके अंडर हमारा इस्टेब्लिश होता है RBI इन 1935। ओके, 1 अप्रैल, इसका डेट के साथ याद रखना। ठीक है, इसका लोगो एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो आपका RBI एक्ट 1 अप्रैल 1935 को आपका आता है। एंड पहले क्या था, ये अपना एक प्राइवेट बैंक था, काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक था ये आपका, जिसको आपका नेशनलाइज्ड कब किया गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है। ठीक है, बहुत पूछ लिया गया है। इसे नेशनलाइज कब किया गया है आपका 1949 में, 1 जनवरी 1949 में आपका ये जो है नेशनलाइज्ड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सबसे पहले जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, ये लिख देती हूँ मैं, ये कहाँ आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कोलकाता में। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, कोलकाता में सिर्फ इस्टेब्लिश्ड हुआ था एंड देन मूव्ड टू, और उसके बाद इसको कहाँ मूव कर दिया गया आपका, मुंबई में। ठीक है, कब, 1937 में। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, तो दैट इज इन द कोलकाता, और अभी कहाँ पर है, तो अभी इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन द मुंबई। ठीक है, फिर इसकी कुछ और ब्रांचेस भी ओपन की गई। कहाँ कहाँ ओपन की गई आपकी ब्रांच, दिल्ली में, मुंबई तो मुंबई में तो है ही, कोलकाता में तो इस्टेब्लिश ही हुआ था आपका। तो मेन जो आपकी 4 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ आपकी इसकी ब्रांच है। ठीक है, सो दीज आर द ब्रांच। अब स्टार्टिंग में इसमें कुछ 10-12 लोग होते थे, एंड देन अब तो ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है RBI अपने आप में। बट दैट इज़ द थिंग ना, कि पहले जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसमें कम ही लोग होते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसमें बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। तो बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं। अब स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 10-20 लोग होते थे जो स्टार्ट हुआ था उस वक्त, इसमें इसके सिर्फ 20 मेंबर्स के साथ ही स्टार्ट किया गया था, एंड अभी तो इसमें काफ़ी बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डिटेल्स अबाउट RBI। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारी RBI के बारे में, ये है हमारे कुछ फंक्शंस इम्पोर्टेंट RBI के बारे में। लेट मी इरेज इट, ये इरेज हो जाए विदाउट पॉजिंग द वीडियो, बट ये नहीं होगा। चलिए गाइज, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं अपना RBI का। तो एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता है अभी तक, कि दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन बैंक यही है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अब इसको हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये बैंकर है किस चीज़ का, हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो डील करती हैं वो आपका आरबीआई से ही मेनली डील करती हैं। उनको कुछ भी पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो दे रीच टू आरबीआई, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क आपका आरबीआई का रहता है, दैट इज द अनाउंस करता है आपका एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट। एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट इज बेसिकली, इसमें आपका पूरा साल भर का लेखा जोखा रहता है, आपका मॉनिटरी क्रेडिट जो उसको पहले बल्कि बोलते भी यही थे, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो आपका पूरा टोटल मनी का वेल्थ का कितना है कितना नहीं है, उसको हम कैसे इंक्रीज़ करना है, क्या इंक्रीज़ नहीं करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल रहती है। फिर आपको इन्फ्लेशन आपका नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्टैग्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आरबीआई ने या लेगा इन फ्यूचर, या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं आरबीआई के, दैट इज ऑल कवर्ड इन द एनुअल स्टेटमेंट पॉलिसीज। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट, एंड ये बेसिकली अनाउंस कब करता है आपका पॉलिसी, अप्रैल में अनाउंस कर देता है, एंड जिसका रिव्यू आपका अक्टूबर में रहता है। बाकी इसका सेमेस्टर वाइज रहता है चीज़ें, लाइक आपका 3 महीने पे इवैल्यूएशन होता है, फिर अगले 3 महीने का इवैल्यूएशन होता है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन द हायर, मतलब इन द हायर क्लासेस जब हम इसका लेंगे, अगर स्पेशल क्लासेस जब अगर DFCCI के लिए लेती हूँ मैं, देन आई विल टीच यू। बट अभी ये थोड़ा मैं बेसिक लेके चल रही हूँ ताकि हमारे जो RRB वाले बच्चे हैं, SSC वाले बच्चे हैं, सबके लिए कवर हो जाए। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपने शायद पता भी होगा, एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपने बहुत सुना भी होगा कि हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम रावत जी की बात कर लें, या जो भी करंट गवर्नर है, हमेशा वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करती होती रहती हैं गवर्नमेंट को। तो एडवाइज़र टू गवर्नमेंट होता है, क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि आपको पता है सेंट्रल बैंक है, कंट्रोल होल्ड इसका है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये बना रहा है, तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि आप किस तरह की पॉलिसीज़ लाइए, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, तो आप उसके हिसाब से कितना आप पॉलिसीज़ ला सकते हो, आप कितना लोगों के हाथ में मनी आपको देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी को कैसे रन करना है, इन सब चीज़ों के लिए आपका जो है आरबीआई आपका एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। नो डाउट पॉलिसीज बनाने वाले IAS हैं, डोंट गो देयर कि आप उस चीज़ के साथ कंफ्यूज मत होइएगा कि आरबीआई ही सब कुछ कर रहा है। नो, वो एक तरह से एडवाइज़र है, वो गवर्नमेंट को बताता है कि आपको, लाइक सपोज अगर आपका देश में 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पब्लिश ही नहीं होता है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ नहीं पता। सपोज अगर 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, टारगेट है इसको डिक्रीज करके आपको 1% पर लेकर आना है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाएगा और वो रोज़गार देगा, तो उसके लिए उसको सैलरी देनी होगी। सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट के पास अमाउंट, उसको मनी चाहिए, गवर्नमेंट को वेल्थ चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अब वो अर्न भी कर सकता है, लाइक आपने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, एक एम्प्लॉय ने, उसको आपने सेल किया, कुछ भी पैसा आया गवर्नमेंट के पास जिसमें से कुछ परसेंट वो सैलरी में दे देगा, और कुछ टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस से आपका इस तरह से चलता है रन, या गवर्नमेंट कंपनीज किस तरह से रन करती हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा। मैं बहुत डिटेल और डीप में नहीं जा रही हूँ। इकोनॉमिक्स मीन्स समथिंग ऐसा है ना कि आप एक चीज़ पढ़ोगे तो उससे हर चीज़ रिलेटेड है कहीं ना कहीं से, तो इसीलिए थोड़ा सा एक एक टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ एक दोनों टॉपिक पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मैं बताती हूँ फिर भी आपको। तो मनी उसको, वो गवर्नमेंट के पास है, वो उसको दे रही है, बंदे को सैलरी दे रही है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, बट वो इस तरह से कैसे पॉलिसीज लाए, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, ठीक है, उसमें से वो कितना पैसा जॉब्स पे खर्च कर सकती है, ठीक है, कितना पैसा वो सैलरीज में दे सकती है, कितना पैसा उसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए देना चाहिए, इन सब के ऊपर पॉलिसीज डेफिनेटली आपको रोड एंड मिनिस्ट्री ही बनाएगी आपका रोड के ऊपर जब बनेगा, बट उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ और अलग एडवाइजेज अगर चाहिए होती है रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ, तो आपको वो आरबीआई ही जो है एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। ओके, इसके अलावा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मुझे पहले लिखना चाहिए था, आपका जो मनी का कंट्रोल रहता है ना, वो टोटल आरबीआई ही करता है। I want to erase everything from the canvas। देखो, आपका जो कंट्रोल ऑफ मनी होता है, कंट्रोलर ऑफ मनी अगर हम बोले, दैट इज द आरबीआई।
अब कंट्रोलर ऑफ मनी कैसे होता है, देखो आरबीआई पूरा इस तरह पे, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो कैसे एनुअल पॉलिसी रिलीज करता है, उसमें वो कैसे कितना इन्फ्लेशन रहना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। अब इतना इन्फ्लेशन रहना चाहिए, जैसे अगर अभी मैं बात करूँ तो 2 से लेकर 6% तक का रहता है, ठीक है। वैसे वो 4% मानता है, बट प्लस टू प्लस माइनस का आपका इतना रहना चाहिए 4%, जिसमें प्लस टू प्लस माइनस चलता है। तो आपका 2 से लेकर 6 तक के बीच का रेंज रखता है। अभी किस चीज़ में रखता है वो, सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, उसके हिसाब से देखते हैं, वी विल गो देयर वेट। तो आपका बेसिकली कंट्रोलर ऑफ मनी आपका इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन होता है आपका महंगाई, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, इन्फ्लेशन इज द महंगाई। तो भी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, उसके लिए इसको कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती है, कुछ अपनी तरफ से रेगुलेशन करना होता है। अब मान लीजिए अगर मार्केट में पैसा नहीं है, जैसे अगर अब मैं कोविड के वक्त की बात करूँ तो मार्केट में पैसा नहीं था, तो आरबीआई को मार्केट में पैसा रिलीज करना था, ठीक है। मार्केट में पैसा लाना था, कैसे लाएगा वो, ठीक है। उसके लिए उसके कुछ तरीके होते हैं, लाइक वो अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो उनको सेल करता है, लोग खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास से पैसा वापस आरबीआई में चला जाता है, बैंक्स के पास चला जाता है। मगर अगर आरबीआई ऐसा ऑफर निकाल लेता है कि अगर किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी है किसी के पास 10,000 की, और आरबीआई कहता है कि अगर किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज लाइक, आप एक तरह से समझ लो एक पेपर होता है बेसिकली, उस पर गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ होता है कि ठीक है ये आप मेरी तरफ से आज पेपर खरीद लो, 10 साल बाद मुझे वापस कर देना। आज आपने 10,000 का खरीदा है, मैं 10 साल बाद आपको इस पेपर का 11,000 दे दूंगा। इस तरह से गवर्नमेंट का एक बॉन्ड होता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब सपोज आरबीआई अनाउंस कर देता है कि किसी के पास अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, किसी ने खरीदा है, अगर आज मुझे वो वापस ला के दे देता है तो मैं उसको 20,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने देखा 10 साल बाद उसको 11,000 मिल रहे थे। यहाँ पर उसने जब भी खरीदा था, भले ही चाहे 19 साल हो गए थे उसको खरीदे गए, सॉरी नॉट 19 साल, भले ही चाहे 9 साल हो गए थे उसको, या 9.8 ईयर्स हो गए थे, फिर भी वो क्या देखेगा कि उसको और पूरा डबल का फायदा हो रहा है, 50 पूरा डबल का बेनिफिट हो रहा है। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, बंदा आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी बेच देगा। तो जब आरबीआई ने इसको सिक्योरिटी बेची, जब इसने आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी बेची, तो आरबीआई के पास तो वो पेपर चला गया खाली, ठीक है, 20,000 का, और इस पर्सन के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, मनी आ गया। अब इस मनी से ये अपना घर बनवा सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। कंस्ट्रक्शन करवाएगा अगर तो उसके लिए उसको लेबर लगेगा तो लेबर को ये पैसे देगा, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन लोगों के पास भी पैसा जाएगा। हो सकता है ये बंदा कंस्ट्रक्शन ना करवा के कार खरीद ले, तो जब ये कार खरीदेगा तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके पास पैसा जाएगा, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा। तो इस तरह से क्या हुआ, मार्केट में जो एक रुक गया था चीज़ें कि लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो जब आरबीआई ने इससे सिक्योरिटीज़ खरीद के इस पर्सन के हाथ में पैसा दिया, तो इसने ऐसा कुछ काम शुरू किया कि वो आपका लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट हुआ। बट अब कई बार क्या होता है कि लोगों ने ये पैसा खरीदा, 20,000 खरीदा और 20,000 का जाके फिर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो दैट इज़ द गुड थिंग, इन्वेस्टमेंट इज़ द गुड थिंग ऑन पर्सनल लेवल, लेकिन उससे इकोनॉमी को रन करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। सपोज मेरे पास 20,000 आया, मैंने बैंक में फिर जमा कर दिया 40 साल के लिए, ठीक है। इस पर बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देगा, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन इकोनॉमी रन नहीं हुई ना। 20,000 आपके पास था, वो आपके पास आके रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा और लोगों के पास नहीं गया। अब सपोज आपने कंस्ट्रक्शन करवा के एक घर बना लिया बड़ा सा, उसको आपने रेंट पर लगा दिया, ठीक है। तो आपकी लेबर को पैसा आपने दे दिया और आपको इधर रेंट से वापस आता रहेगा, ठीक है। ये रेंट पे जो बच्चा रह रहा होगा, हो सकता है वो कहीं पे ट्यूशन पढ़ाता हो या किसी कंपनी में जॉब करता हो सकता है वो इस ऑटोमोबाइल कंपनी में ही जॉब करता हो जहाँ से किसी ने कार खरीदी होगी। तो अब इसके पास पैसा आएगा इस बंदे के पास, और ये यहाँ पर रेंट देगा और रेंट आपके पास फिर अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमी रन करती है, दैट इज़ द डिफरेंट सिनेरियो, वी विल गो देयर। बट पहले हम आरबीआई के फंक्शन समझ लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसका जो फंक्शन है, दैट इज़ द कंट्रोलर ऑफ द मनी। आरबीआई क्या है, मनी का कंट्रोलर है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके जितने भी अदर चीज़ें हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, क्योंकि ना मैं पेज नहीं चेंज करना चाह रही हूँ, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। आपका जो मनी एक्सचेंज होता है, रुपए का कितना रहना चाहिए डॉलर के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि हमारा जो भी 70-80 चल रहा है वो अपने आप चल रहा है या डॉलर महंगा हो रहा है। आरबीआई इसको मेंटेन कर दिया, और उसको भी मेंटेन करने के पीछे रीज़न होता है कि आपका जब मनी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम होता है, तो सपोज आपके $80 में यहाँ बंदा 8 बोतल पानी खरीद लेता है, ठीक है, और उसको वो यूएस जाके बेच देता है। अब सपोज आपने डॉलर का वैल्यू, मनी का वैल्यू डॉलर के सामने थोड़ा सा मनी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, सपोज आपने कर दिया 60 रुपये में। तो 60 रुपये में क्या होगा, तो 60 रुपये में क्या होगा, बंदा 6 बोतल पानी खरीद पाएगा।
अब बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, वहाँ पर मान लीजिए वैल्यू है 70 रुपये की, और यहाँ पर ये खरीद पा रहा है 70 रुपये का पानी, तो वो इंडिया नहीं आएगा बंदा, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश से खरीद कर चला जाएगा पैसा। तो सॉरी, अगर आप ये 60 रुपये में 6 बोतल वाला हिसाब रखते हो, मतलब $1 में अगर वो 6 बोतल खरीद पाता है तो वो इंडिया नहीं आएगा। वो इंडिया कब आएगा? जब वो $1 में 8 बोतलें खरीद पाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? जो इंडिया का लोकल बंदा है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या उसको ज़्यादा बोतल बनाने का ऑर्डर मिलेगा, उसमें वो ज़्यादा पानी फिल करेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। लॉस किन का होता है? जो घूमने जा रहे होते हैं बाहर, कि भैया उनको $1 का 80 रुपये देना पड़ता है। तो दिस इज द थिंग। बट अगर आप ऑल ओवर लेवल पर देखोगे तो मनी को कैसे मेंटेन करना है, मनी को कैसे एक्सचेंज करना है, ये भी आपका पूरा RBI ही इस चीज़ पे कंट्रोल रखता है। इसके अलावा आपके और जितने भी बैंक्स, मैंने आपको अभी इससे पहले बता चुकी हूँ, RBI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है RBI। कैसे कंट्रोल करता है? अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी के हिसाब से बताती हूँ, आपका एक चीज़ होता है बैंक रेट, वो डिसाइड करता है RBI कितना होगा आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आपका जब आप लोन लेते हो तो उसमें आपका एक बेसिक रेट रहता है, वो RBI डिसाइड करता है। हालांकि प्राइवेट बैंक या शेड्यूल्ड बैंक बहुत बेकार होते हैं। क्या रहता है ना, जब आप लोन खरीदने जाते हो ना, शायद आप लोगों को पता भी हो, एक होता है बेस रेट और एक उसमें एडिशनल रेट रहता है। तो बेस रेट रहता है जो RBI डिसाइड करता है। अब RBI ने मान लो वो 10% रखा और कंपनी ने ये 2% रखा था। अब क्या हुआ, जैसे कोविड के टाइम पे RBI ने इसको कम करके 6% कर दिया, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि पहले जो टोटल रेट 12% होता था, 10 + 2 12%, वो अब कम हो जाना चाहिए, क्योंकि 4% का डिक्रीज किया RBI ने, तो टोटल में 4% डिक्रीज होकर 8% हो जाना चाहिए। बट ये लोग क्या करते हैं, ये इसको कम नहीं करते, 12% ही रखते हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो प्राइवेट बैंक होता है ना, इसको फायदा होता है, क्योंकि पहले जहाँ इसको 10% के हिसाब से चीज़ें देनी पड़ रही थी, अब वहाँ उसको RBI को 4-6% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बैंक का फायदा रहता है, बाकी बैंक इसको कम नहीं करता है। तो दिस इज द डिफरेंट स्टोरी, वी विल गो देयर। बट फर्स्ट यहाँ पर रहते हैं, तो आपका शेड्यूल्ड बैंक को कंट्रोल करता है आपका RBI। सो दिस इज द वन थिंग। इसके अलावा आपका और कुछ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है, तो वो भी RBI के थ्रू होता है। जैसे कि अगर आपने कभी सेंड किया हो, आप NEFT करते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजते हो, तो वो भी आपका RBI के ही थ्रू होता है। पहले आपका एक बैंक से पैसा जाता है दूसरे बैंक के, आपके मेन हेडक्वार्टर नहीं बोलूँगी मैं उसको, बट आपका मेन जो भी, सपोज आपने कैनरा बैंक से पैसा, आपने कैनरा बैंक की एक ब्रांच है सपोज दिल्ली के हौस खास में, वहाँ से आपने पैसा भेजा, ये कैनरा बैंक की मेन ब्रांच में जाएगी। फिर यहाँ से आपका RBI से क्लियरेंस लेने के बाद, उसके बाद वो जाएगी, सपोज आपने पैसा भेजा था HDFC बैंक में, HDFC बैंक के मेन ब्रांच में जाएगी, एंड देन यहाँ से वो HDFC का जो स्मॉल ब्रांच है वहाँ चले जाएगी। अब इसमें भी ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लाइक आपका इतना अमाउंट है, इससे ज़्यादा का होगा तभी ये सारा प्रोसेस होता है। अगर कम अमाउंट का होता है, लाइक अगर आपने 100 रुपये भेजे हैं तो शायद डायरेक्ट भी ट्रांसफर हो जाता है। बट वी विल गो देयर पूरा ट्रांजेक्शन, लेकिन अब ये आपका इतना डीप में पढ़ने का रिक्वायर्ड नहीं है, यू आर नॉट गिविंग द UPSC। सो दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ RBI। आई नो खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, बट अगर आपने ये सुना होगा ढंग से तो यू कैन इजीली ग्रैब द थिंग्स कि मैंने क्या बताया है यहाँ पे। उसके अलावा हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है मैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ, एंड देन वी विल गो फॉर द टर्मिनोलॉजीज, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, गिव मी अ सेकंड, लेट मी रेज दिस। के बाद 1 घंटे से लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग नहीं देखते हैं, तो जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कुछ क्विक पॉइंट्स का। जैसे कि एक हमारा हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा RBI के रूल्स, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, एंड अदर फैक्ट्स, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी हमने पढ़े RBI के फंक्शन, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है RBI का मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अनाउंस करना और आपका जो भी मनी है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोलर ऑफ मनी इज़ द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और आपके जो बाकी बैंक्स हैं जो शेड्यूल्ड बैंक्स में आते हैं, उनको पूरा शेड्यूल करना। हमने बैंकिंग का एक प्रॉपर चार्ट देखा, कैसे कैसे बैंक्स हैं, किस किस चीज़ों के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा फर्स्ट जो बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में इस्टेब्लिश्ड होता है हमारा। इसका मैं एक स्टोरी दे देती हूँ आपको। 1717 में हमारा आता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद हमारा आता है 1806 में, आई गेस में 1806 में आता है हमारा बैंक, 1806 में आता है हमारा बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद हमारा 1840 में आता है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड देन 1843 में आता है हमारा बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, बाद में इन तीनों को अमालगेशन कर दिया जाता है हमारा 1921 में, और हमारा बनाया जाता है इम्पीरियल बैंक।
ठीक है। इंपीरियल बैंक इसके बाद हमारा बनाया जाता है और जिसको हमारा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ये डोंट कंफ्यूज कि हमारे ये वाला इंपीरियल बैंक को आरबीआई में कन्वर्ट कर दिया, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आरबीआई इज डिफरेंट थिंग। 1935 में ये आपका 1934 आरबीआई एक्ट के थ्रू बना था 1935 में, एंड इट वाज काइंड ऑफ द प्राइवेट बैंक जिसको आपका नेशनलाइज्ड कर दिया गया था 1949 में, ठीक है। दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस आरबीआई का बैंक। उसके अलावा लास्ट वीडियो में जो चीज़ें मैंने पढ़वाई थी आपको, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ, बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम यहीं से डिस्कस कर लें तो आपको भी ये ज़्यादा, एक बार आप देख लेंगे ना तो थिंग्स विल गेट रिकॉल्ड टू यू एंड इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू रिमेंबर द फैक्ट्स। दिस इज़ द थिंग, नेशनल इनकम हमने जो पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर हमने कवर किया था जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड आपका एनडीपी, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी जीडीपी की। जीडीपी की बात की थी हमने, तो जीडीपी क्या था हमारा, जितने भी हमारे प्रोडक्ट जो थे हमारे इंडिया का, जो आपके जितने भी इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे थे, दैट इज़ ऑल आर द जीडीपी। आपका जीएनपी क्या होता है, देखो जीडीपी क्या होता है, आपके फाइनल गुड्स, जितने भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर आपकी बनती हैं एक ईयर के अंदर, दैट इज़ द जीडीपी। देन इसके बाद आता है आपका जीएनपी। जीएनपी आपका क्या होता है कि आपका एक कंट्री के पीपल्स ने जो भी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट बनाए, दैट उसको हम क्या कहते हैं, जीएनपी। यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया है, सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ से आप देखो इसमें जीएनपी नहीं, इनकम ऑफ द फॉरनर्स। जीएनपी बेसिकली क्या होता है कि आपका जो जीडीपी होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं कि इंडिया के लोगों की जो भी इनकम हुई है, इंडिया के बाहर जो रह रहे हैं उनकी भी, लाइक कोई यूएसए में रह रहा है, कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनकी जितनी भी इनकम है उसको हम जीडीपी में ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं उस इनकम के जो किसी भी फॉरेनर ने इंडिया में आके कमाई है। सपोज अगर कोई बंदा इंडिया में काम कर रहा है किसी कंपनी में, सो उसने जितना भी अर्न किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द जीडीपी, सो दैट इज द जीएनपी। डिफरेंस समझ में आ गया ना जीडीपी एंड जीएनपी में? अगर किसी को नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन विद प्रॉपर चार्ट से मैं आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिमिलरली एनडीपी क्या होता है आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है आपका जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमने पढ़ा था कि आपका जितना भी एक कंट्री के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसमें से हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिशिएशन होता है आपका आपने जितना भी सामान यूज़ किया उस वजह से उसकी वैल्यू जो कम हुई, दैट इज़ द डेप्रिशिएशन। दिस इज़ द डेप्रिशिएशन कि आपका कोई भी एसेट है उसको ओवर द टाइम यूज़ करने की वजह से उसका जो भी वैल्यू में डिक्रीज हुआ, दैट इज़ द डेप्रिशिएशन, ओके। एंड देन नेक्स्ट थिंग वी हैव द एनएनपी, दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें आपका क्या होता है कि आपका जो जीएनपी है, नेशनल प्रोडक्ट आ गया ना, तो नेशनल इनकम में से माइनस होगा। तो जो आपका जीएनपी आया था, जीएनपी इज जीडीपी प्लस इनकम ऑफ द फॉरनर्स, सॉरी प्लस इनकम ऑफ द इंडियन लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम ऑफ द फॉरनर्स। इसमें से हम डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं, देन इट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो दीज आर द बेसिक 4 मेन टर्मिनोलॉजीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। So these are the important things which we go through in these 2 lectures of economics. So just go through them and remember these important facts. If doubt है तो please comment box में पूछ लीजिएगा. Otherwise like the video, share the video and please subscribe to this channel. Need your support a lot. Please do this guys. And thank you so much for being with me till here. And here's the end of the video.